बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आज की हमारी इस नई शुरुआत में। नई शुरुआत इसलिए कि ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 1 का वीडियो है। हालांकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। ये किस लिए? ये इसलिए कि आप जो एक्सरसाइज बनाएं तो उसके जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। इसलिए आज मैं इससे रिलेटेड जो है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, तो इनको मैं जो है आपके सामने आज क्लियर करूँगा। और इससे पहले जो इसका ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर है उसका पूरा ऑल एक्सरसाइज के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई बटन में है। इसके अलावा आपको करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोस भी बन चुके हैं जो कि लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लें, इसको लाइक कर दें पेज को। और हाँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के भी ऑल वीडियोस जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो इसलिए आज मैं ये करेंट ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसा आपने पीछे साथ दिया है मेरा, उसी प्रकार से हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे नए हैं यदि तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर देंगे। चलिए तो जानते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि आखिर है क्या ये फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, तो इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप सब जानते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो उनमें से प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से संबंधित किया गया है। यानी जैसा कि इंग्लिश में डेफिनेशन आपको याद होगा, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं हैव बीन डिवाइडेड, उनको बांटे गए हैं इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में जो वो काम करते हैं उसके अनुसार। काम की चर्चा इसलिए कि वाटर मीन्स केवल पानी नहीं होता, पानी पटाना भी होता है। मिल्क मीन्स केवल दूध नहीं होता, दूध दूहना भी होता है। तो सेंटेंस में जैसा यूज है उसके अनुसार उनको 8 भागों में बांट गया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच। तो वही बात यहाँ हिंदी में लिखी हुई है। तो परंतु आधुनिक युग के ग्रामेरियंस ने, है ना, जो अंग्रेजी के शब्दों का एक नया वर्गीकरण किया जिसके अनुसार शब्दों के सिर्फ 2 भेद हैं, वो 8 नहीं, एक फॉर्म क्लासेस और एक स्ट्रक्चर वर्ड्स। क्या क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म क्लासेस को ही जानते हैं। फॉर्म क्लासेस में इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्सेज। एफिक्सेज क्या है अगले अभी नीचे आपको मैं बताता हूँ किस या चलिए पहले उसको बता ही देता हूँ। एफिक्सेज क्या है, जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय होता है उसी को एक्चुअली कहते हैं। चलिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, डिड यू नो करके मैंने दिया एफिक्स। एंड एफिक्स इज़ ए मॉर्फिम, यानी एफिक्स क्या है, एक मॉर्फिम है। हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ नीचे, है ना। एफिक्स एक मॉर्फिम है। अब मॉर्फिम क्या होता है, ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक लेटर, एक अक्षर या वर्ण हो सकता है या 2-4 अक्षर हो सकते हैं। दैट इज अटैच्ड बिफोर और आफ्टर, जो कि या तो पहले या आफ्टर जुड़ा होता है ए रूट और बेस वर्ड, जो एक मूल वर्ड है उसके आगे या पीछे जुड़ा रहता है, टू फॉर्म अ न्यू फॉर्म एंड मीनिंग, जिससे कि एक नया रूप हो जाए और एक नई मीनिंग हो जाए। इसी बात को हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया, अर्थात एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता, है ना, परंतु कुछ शब्दों के बाद या आगे या पीछे जुड़कर उसके स्वरूप में और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। देखिए हिंदी में सिंपली समझेंगे इसको तो ये जो पहले लगता है, यहाँ देखिए डिस प्लस एडवांटेज, तो ये डिस का अपना कोई यूज़ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसमें लग गया तो एक न्यू वर्ड हो गया, एक नया मीनिंग हो गया। यानी एडवांटेज मीन्स फ़ायदा, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान हो गया। तो ये क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग, तो वही है। अच्छा, बाद में देखिए एडवांटेज में OUS लगा दिए तो क्या हो गया, एडवांटेजस। अब यहाँ OUS का कोई अर्थ नहीं है लेकिन इसके साथ लग गया तो एक नया बन गया। तो ये हो गया। बाद में जो लगता है उसको आप हिंदी में जानते हैं प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में ऐसा भी है कि आगे पीछे भी लग सकते हैं, एडवांटेज के पीछे भी आगे भी, है ना, तो डिसएडवांटेज हो गया। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा था कि जो एफिक्सेज के से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, यानी जो प्रत्यय या जिसको कि सफिक्स कहते हैं और प्रीफिक्स यानी जिसे उपसर्ग कहते हैं, वो लगने से यदि चेंजेज होता है, उनका रूप बदलता है, तो वह जो है सो फॉर्म क्लासेज में आएगा। जैसे कैट प्ले, अब कैसे कहेंगे, कैट प्ले पास। जब इनके साथ विभिन्न अफिक्सेस प्रयुक्त होंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, ये जो ग्रामेटिकली अपने रूप और अर्थ में भिन्न होते हैं, जो अभी मैंने बताया है। जैसे कैट से क्या हो गया, कैट्स, अब ये एक है, ये अधिक का बोध है।
प्ले से प्लेज हो सकता है, ईडी लगा के प्लेड हो जाएगा, आईएनजी लगा के प्लेइंग होगा, फुल लगा के प्लेफुल हो जाएगा, ये सब। इसी प्रकार फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट हो जाएगा, फासन हो जाएगा, यही सब शब्द। अनफासन हो गया, है ना, फास्ट में इधर ईएन भी लगा जैसा कि मैं उधर बता रहा था, और अन भी लगा। तो इस प्रकार से यानी जो रूप बदल दे एफिक्स या मतलब एफिक्स लगाकर यानी सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके, तो वो जो है वो आपको फॉर्म क्लासेस में आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी नॉइज़ आपको आ रही होगी इस गर्मी में। आज बहुत अच्छी बात है कि ये बारिश फर्स्ट इस सीज़न की फर्स्ट बारिश है, आप उसे अवॉइड करेंगे। चलिए तो फॉर्म क्लासेस के निम्नलिखित 4 भेद है। फॉर्म क्लासेस जो रूप बदलते हैं उनके 4 रूप हैं, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब है और एक एडवर्ब है। एग्जाम्पल्स में आप ये सब देख ही रहे है ना। तो ये जो है फॉर्म क्लासेस के मेन जो है सो भेद है। आगे चलेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा भेद हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स के। हाँ, अब एक चीज़, कुछ एडजेक्टिव जैसे माई, योर, ईच, ईटीसी तथा कुछ एडवर्ब जैसे वेरी, टू, ईटीसी हैं जिन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे एडजेक्टिव वर्ब्स या एडवर्ब्स को फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं रखा गया। वो फिर आगे इन्हें क्रमशः डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरीज एंड इंटेंसिफायर्स के रूप में स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया। तो 2 भेद ऊपर हो गया फॉर्म क्लासेस। फिर से एक बार हल्का रिवाइज कर ले कि फॉर्म क्लासेस जो होता है वो उसके रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन उन्हीं के अंतर्गत में यदि एडजेक्टिव उसमें आते हैं, लेकिन वर्ब भी आते हैं, लेकिन ये जो एडजेक्टिव और वर्ब या एडवर्ब के कुछ ऐसे जिन पर कोई रूप नहीं बदलेगा, तो वो फिर हम उसको ले आएंगे स्ट्रक्चर वर्ड्स में। चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स को। स्ट्रक्चर वर्ड्स में कहता है उन सभी शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है जिन पर एफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ पड़ता था, इसमें नहीं। इनका मुख्य काम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है ना, क्लियर करना होता है। तो स्ट्रक्चर वर्ड्स के प्रमुख भेद जो है ये यहाँ पर 10 वर्ड हैं, उसके 4 थे। यहाँ पर है 10 डिटर्मिनर्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, ऑक्सिलियरीज यानी कि जो वर्ब होते हैं, इंटेंसिफायर्स जिसको एडवर्ब भी कह सकते हैं एक प्रकार से, मतलब वो तो उधर एडवर्ब तो उधर आ जाएगा क्योंकि उसमें रूप चेंज होते हैं, लेकिन जो नहीं चेंज होंगे वो इंटेंसिफायर। इसी प्रकार जो एडजेक्टिव हैं, है ना, उसके रूप नहीं चेंज होने वाले हैं वो डिटर्मिनर्स में आ जाएगा। इंटरजेक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर जिसको कंजंक्शंस भी कहते हैं। इसके अलावा 9 नंबर पर आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेटर्स हैं, और 10 नंबर पर क्वेश्चन वर्ड्स। ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। चलिए अब आते हैं कि डिटर्मिनर्स आखिर है क्या, है ना। तो ये 4 चीज़ एक्चुअली इस एक्सरसाइज में 4 चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तो उन्हीं चारों चीज़ों को अब करते हैं तब। और फिर एक्सरसाइज 2 के लिए जो ज़रूरत होगी वो फिर अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज 2 भी मिल जाएगा स्क्रीन पर। चलिए तो डिटर्मिनर्स क्या है? फिक्सेस के प्रभाव से मुक्त वे सभी शब्द डिटरमाइनर्स कहलाते हैं जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। एडजेक्टिव में ऐसा जरूरी नहीं, ही इज़ टॉल भी हो सकता है, ही इज़ ए टॉल मैन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कि नहीं, जब उसके बाद जो है वो एक नाउन आएगा ही आएगा, ये तय है। उदाहरण के लिए जब आप किसी सेंटेंस में ए, एन, द, माई, योर इत्यादि लिखा देखते हैं, तब आप यह जान सकते हैं कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आने वाला है। डिटरमाइनर के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, या डिटरमाइनर और नाउन के बीच क्वालिफाइंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव टाइप रह सकते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में डिटरमाइनर के बाद एक नाउन जरूर आएगा। यानी एन, द, माई, ये सब जो आप देख रहे हैं, इसके बाद एडजेक्टिव मतलब वो नाउन आएगा, एक वर्ड के बाद नहीं तो 2 वर्ड के बाद ही आए, लेकिन आएगा जरूर, बस इतना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसा कि आप देख लेंगे कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में हल्का सा हम लोग अंतर जो है वो पता कर लें। तो दोनों में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटर्मिनर्स की चर्चा नहीं है, यानी ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब हो गया पुराने ग्रामर में, पर एडजेक्टिव्स की चर्चा है। लेकिन एडजेक्टिव की चर्चा आधुनिक ग्रामर में यानी मॉडर्न ग्रामर में आप यह समझ लें कि उस एडजेक्टिव को 2 भागों में बांट दिया गया है ना। एक भाग में वैसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, और दूसरे भाग में वैसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके रूप बदलते हैं। जिनके रूप नहीं बदलेंगे उन्हें डिटर्मिनर्स, वो तो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ रहे हैं, वर्गीकृत किया गया, और जिनके रूप बदलते हैं उन्हें पुराने नाम एडजेक्टिव से ही संबोधित किया गया है। ठीक है, तो यही अंतर है। ये ऊपर भी हमने इसकी चर्चा की थी। वैसे 2 बातें और कही गई है कि डिटर्मिनर्स जो है स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंग है, और एडजेक्टिव जो है फॉर्म क्लासेस के, क्योंकि वो चेंज हो गए। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है अब आ जाते हैं इंटेंसिफायर। फिर मैं कहूँगा जैसे डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव का एक रूप है जिसका रूप नहीं चेंज होता, उसी प्रकार जो एडवर्ब है यदि उसका रूप नहीं चेंज होने वाला है तो वही इंटेंसिफायर है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए।
ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने एडवर्ब्स का अध्ययन किया होगा, है ना, और आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें दो भागों में बांटा गया है। यही बात यहाँ भी कहा गया है। वैसे एडवर्ब जिन पर अफिक्सेस का प्रभाव पड़ता है उन्हें फर्म क्लासेस में, वही फर्म क्लासेस में तो चेंज होता है, ये के अंतर्गत रखा गया और उन्हें पुराने नाम एडवर्ब से संबोधित किया गया एडजेक्टिव की तरह। वैसे एडवर्ब जिन पर अफिक्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। उनमें से कुछ को इंटेंसिफायर्स तथा कुछ को क्वेश्चन वर्ड्स भी, हाँ इसमें लेकिन उसको बांट दिया गया, क्वेश्चन वर्ड्स में भी आ जाएगा, तो संबोधित किया गया इंटेंसिफायर्स है। ये इंटेंसिफायर्स ये हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले प्रयुक्त होकर उनके अर्थ को और अधिक जोरदार बना देते हैं। जैसे वह कोई व्यक्ति है वो गुड है, जैसे वो स्टूडेंट है बहुत गुड है, लेकिन कितना गुड है तो वेरी गुड है, इंटेंसिफाई बढ़ा दिया। हॉट है गर्म है, लेकिन रादर हॉट बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार मोर है ब्यूटीफुल है, कितना तो मोर, मोस्ट, क्वाइट, टू, ये सब इसी में आ जाएंगे। अब सेंटेंस कनेक्टर, तो सेंटेंस कनेक्टर जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि नाम ही इसका है क्या कि सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला, तो इसलिए ये कनेक्ट यानी जोड़ने का काम करेगा। ये भी कंजंक्शन का ही रूप है। सेंटेंस कनेक्टर सामान्यतः दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे ही डिड नॉट ओबे द रूल देयरफॉर, इसलिए हिज पासपोर्ट वाज कैंसिल्ड। सिंस स्कल्पचर्स इन द स्टोन वाज आर वेरी ड्यूरेबल, मोस्ट म्यूजियम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन्स। यहाँ पर देयरफॉर और सिंस का प्रयोग सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हुआ। एक चीज़ यहाँ पर दो सेंटेंस था, लेकिन जो है वो मैंने यहाँ पर इसको नहीं किया है कैंसिल, यहाँ से ये दूसरा है सिंस से, है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन कर दूंगा। चलिए अगला, इसी प्रकार हेंस, सो, बट, येट, ये सब जो है जब दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं तब उन्हें सेंटेंस कनेक्टर्स कहता है। जी इसको समझ लीजिए, ये दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला भी जोड़ने का काम कर रहा है सबऑर्डिनेटर, लेकिन ये दो स्वतंत्र वाक्यों को नहीं जोड़ेगा, ये एक सबऑर्डिनेट को जोड़ेगा। जैसे क्या है सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेटर्स यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के आने के संकेत देते हैं कि उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। जैसे कि ये डिटर्मिनर्स एक नाउन के आने का संकेत दिया था। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है शॉर्ट में, यदि हम आपको बता दें, वैसे तो उस पर एक अलग से वीडियो बनेगा, बट ये शॉर्ट में बता दें कि जो नॉर्मल सेंटेंसेज है ना, जैसे कि आई एम टॉल या कोई भी, आई एम गोइंग, ही इज़ रीडिंग, कुछ भी ऐसा है, ये सब प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट है जिसमें कुछ ना कुछ पेच जुड़ा हो, है ना। जैसे कह देंगे ही इज़ गोइंग बिकॉज ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, तो यहाँ पर जो इस तरह से लग गया तो वो होता है। चलिए, तो कहते हैं ये एफिक्सेस के प्रभाव से मुक्त है, अतः इन्हें भी स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया। इन वाक्यों को देखे, ही डिड नॉट गो टू ए स्कूल, वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो तो एक इसमें भी जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन नहीं, इसके बाद है कि ये एक तरह से कहे तो कारण भी इसमें आता है, वह स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया तो बिकॉज ही वाज इल। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, कब जाऊँगा तो बिफोर ही कम्स। वेट, कब करो, कब तक, तो ऐसे कुछ सवाल इसमें आ जाएंगे, जबकि वो वाक्य जोड़ते हैं। आई डोंट नो वेदर शी हैज़ कम, इन वाक्यों में बिकॉज, बिफोर, टिल, वेदर और वाट से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस शुरू है, अतः इन्हें सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। इसी प्रकार जब एज का, वेन का, विच का, वेयर का, दो का, इफ का, सेंटेंस, सिंस का, इन सब का यूज़ क्लॉज के पहले शुरू होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होते हैं, तब ये सबऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को जान लेते हैं। एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया था, इसमें वही बात लिखा हुआ, पिक आउट द डिटर्मिनर्स, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। क्या क्या है, तो पहला सेंटेंस है द बॉय हैड ए पेन इन हिज पॉकेट। क्या क्या है इसमें, तो जान ले। ए एंड द, ये तो जो होता ही होता है, जो आर्टिकल्स होता है वो तो डिटर्मिनर्स में है ही, तो द होगा ही और ए भी होगा ही और हिज भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिस्ट में ये नाउन के पहले, ये पॉकेट नाउन है इसलिए उसके पहले। दिस बॉय इज़ वेरी पुअर, यहाँ दिस तो जो दिस दैट दिस दो, ये सब डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, तो ये तो हो ही गए। अच्छा, वो पुअर एडजेक्टिव है, कितना पुअर, तो वेरी पुअर, तो ये इंटेंसिफायर यानी जो एडवर्ब्स होते हैं वही एक तरह से जैसा कि मैंने बताया ही था। 3 नंबर में आ जाइए, ही हैज़ ए लिटिल पेशेंस देयरफॉर ही कैन नॉट गेट सक्सेस। अब सबसे पहले तो पेशेंस के पहले ए लिटिल है, ये देखिए ए, अब कहेंगे कुछ लोगों को लगेगा कि ए तो सर डिटर्मिनेंट, अरे भैया तो ये ए अकेला नहीं है, कैसे पता चला मुझे, तो इसके बाद आपको जो है वो नाउन होता डायरेक्ट, नहीं तो कुछ ऐसा और दूसरे प्रकार का जो है वो फिर एडजेक्टिव होता, एडवर्ब होता। तो यहाँ पर ए लिटिल मतलब थोड़ा होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये भी डिटर्मिनर्स में, तो ये पूरा ए लिटिल जो है डिटर्मिनर है, और यहाँ पर देयरफॉर जो है वो सेंटेंस कनेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर ये दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा ही है। जो लिटिल पेशेंस, उसको लिटिल पेशेंस है और वह जो है सो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता।
आगे है ईच बॉय विल गेट इनफ स्वीट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो ईच जो है वो आपको डिटर्मिनर्स है, यही नहीं इनफ भी जो है वो आपको स्वीट्स नाउन है उसके पहले, तो यह भी डिटर्मिनर्स है। हुज आंसर इज क्वाइट राइट। हालांकि अगले में आपको जो है डिटर्मिनर्स हुज वाला भी, क्वेश्चन वाला भी डिटर्मिनर्स में ही आता है ना। वो लिस्ट आप यदि इस बुक के में लिस्ट दिया हुआ है उसमें आप देख लेंगे, इतना मैं यहाँ पर नहीं दिया हूँ, आप करेंट ग्रामर में एकदम बजाता उसका टेबल बना दिया गया, टेबल ईजिली आपको नज़र आ जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर राइट है, कितना राइट है, तो क्वाइट बिल्कुल राइट है ना। तो ये इंटेंसिफायर एडवर्ब का काम कर रहा है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कहता है यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू आर लेट, है ना। तुम्हें सजा दी जाएगी क्योंकि तुम लेट हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटर है बिकॉज, है ना, बिकॉज यू आर लेट, चूँकि क्योंकि तुम लेट हो, है ना। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज लगा करके, ये डिपेंडेंट है। अगला है सम बॉयज सेड दैट दे वुड डू। यहाँ पर सम जो है वो बॉयज़ के पहले लगा हुआ है, इसलिए सम जो है वो आपको डिटर्मिनर्स है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि दैट भी तो ऐड करने का काम कर रहा है, हाँ, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए जो है दैट आपको नहीं आएगा, इसमें सेंटेंस कनेक्टर में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, है ना। यहाँ पर दो क्या है, सबऑर्डिनेटर है। दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है ना। ही इज़ मतलब अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक और है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। वह ऑनेस्ट है ना। दो ही इज़, यद्यपि वह पुअर है लेकिन फिर भी वह ऑनेस्ट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाला जो सेंटेंस कनेक्टर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए अगला में आई हैव नो मनी सो आई सेल बाय नथिंग। यहाँ पर नो तो आपको पता ही है डिटर्मिनर्स है, और यहाँ पर सो जो हो जाएगा वो आपको सेंटेंस कनेक्टर है ना। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, आई सेल बाय नथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य, इसलिए यहाँ पर सो जो है वो सेंटेंस कनेक्टर का काम कर रहा है, एक दूसरे पर जुड़ा हुआ आश्रित नहीं है। गावस्कर वाज ए वेरी गुड प्लेयर, है ना। गावस्कर एक बहुत अच्छा प्लेयर था। ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, इसलिए ही गॉट मेनी रिवार्ड्स, इसलिए हमें बहुत सारे रिवार्ड मिले। अब यहाँ पर आपको पता है ए और मेनी जो है, यहाँ नीचे वाले में मेनी भी जो है वो आपको डिटर्मिनर्स है। इंटेंसिफायर्स क्या है, गुड एडजेक्टिव है, उसके पहले कितना तो बहुत, है ना, इसलिए। और सेंटेंस कनेक्टर हो गया आपको देयरफॉर। देयरफॉर सेंटेंस कनेक्टर में है, यहाँ पर स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल में अभी आपको उसका दिया हुआ है। अगला है 11 नंबर, ही टॉक्ड रादर फुलिसली। तो रादर क्लियर बात है, उसने फुलिसली बात की, कितना तो रादर बहुत। वेट टिल आई रिटर्न, वेट एक सेंटेंस है और टिल आई रिटर्न एक सेंटेंस है। यहाँ पर टिल जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि एक वेट कब तक, तो ये जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आई नो वाट यू नो, यहाँ पर वाट जो है वो सबऑर्डिनेटर है। आगे बढ़ेंगे, आई डोंट नो वेदर ही शी हैज़ कम। यहाँ पर वेदर जो है वो आपको सबऑर्डिनेटर है, एक दूसरे पर मैं नहीं जानता हूँ, तो क्या नहीं जानता कि तो वह क्यों नहीं आई, तो यह जो है आपको सबऑर्डिनेटर है। लास्ट है आपका ही इज़ व्हाट ही वाज, वह वही है जो वह था। यहाँ व्हाट माने जो है ना, यहाँ सबऑर्डिनेटर जो है सबऑर्डिनेटर है व्हाट। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, और यदि पसंद आ जाए तो फिर और आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। अगला वीडियो आपको उसका लिंक उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।